हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आइए अब हम नावल के पार्ट नंबर 52 की तरफ बढ़ते हैं। इस पार्ट के साथ ही यहाँ पर इस नावल का हाफ हो गया है, आगे हाफ ही नावल बाकी है। तो अगर आपको ये वाली वीडियो पसंद आए, ये वाला नावल पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। मैं सच कह रही हूँ माही बीबी, जब भाभी ने रास्ते में मुझे बताया था कि उन्होंने रेस्टोरेंट में आयस की शक्ल से हूबहू मिलते हुए मर्द को देखा जो कि आयस को बहुत ही प्यार कर रहे थे और उसको बार बार प्यार बड़ी हुई नजरों से देख भी रहे थे। मुझे तो तभी शक हो गया था कि वो आदल भाई हैं, मगर अभी मैंने खुद उन्हें अपनी आंखों से आलम चचा के साथ गली में बातें करते देखा है। वो हमारा पीछा करते करते घर तक आ गए हैं। अब क्या होगा माही बीबी? अरफा परेशान से बोलती और एक नजर माही के रंग उड़े हुए चेहरे पर डालती जो कि अपनी व्हील चेयर को मजबूती से थामे बैठे थे। तो तुम आ गए आदर अफंदी, 2 साल बाद अपनी खून की कशिश तुम्हें मुझ तक खींच चिराई, मगर मत बोलो कि तुम्हारे इंतजार में मैंने 2 साल का बिन बांस काटा है, इस मजदूरी को बड़ा मुकद्दर किया है। 2 साल करी आजमाइश की भट्टी में जाकर हो तो इतना मजबूत बना चुकी हूँ कि अब कुछ भी मुझ पर असरअंदाज नहीं हो सकता। जिस मेरोसा को तुम जानते थे वो 2 साल पहले मार चुकी है। आज जिस मेरोसा को दुनिया जानती है वो आदल अफंदी की बीवी नहीं है, आइस की माजूर माँ है, जिसके दिल को अब कोई भी जज्बा ना तो पिघला सकता है और ना ही बदल सकता है, चाहे वो तुम्हारी नरम गरम मोहब्बतों की फुहार हो या फिर तुम्हारी दीवानगी को छूता हुआ इश्क। अब मेरोसा पर कोई भी चीज असरअंदाज नहीं हो सकती, क्योंकि मेरे दुश्मन से बड़े गुनाहगार तुम हो मेरे आदल अफंदी। भूल जाना कि मेरोसा तुम्हें कभी माफ करेगी। वो अपने आंसू छुपाने को पलकें झपकते हुए गहरी सांसें लेने लगी थी, जैसे अपने अंदर उठते हुए अबाल को कंट्रोल कर रही हो। माही बीबी क्या सोच रही हैं? मैं आपसे बात कर रही हूँ, कहाँ गुम हो गई? आरफा ने उसका कंधा पकड़कर हिलाते हुए पूछा था। तभी वो चौंक कर होश में आई थी। कुछ नहीं आरफा, बस सोच रही थी कि उस शख्स से 2 साल बाद अपने खून की खुशबू को पहचान ही लिया जिसकी कशिश उसे यहाँ तक खींच लाई। उसका मतलब ये हुआ कि खून के रिश्ते दिल के रिश्तों से ज्यादा मजबूत होते हैं। खैर, वो बाहर है, अब भी यहाँ भी गए। मिरोसा गहरा सांस लेती हुई बोली, नहीं, वो चचा से अपने किसी जानने वाले के बारे में पूछ रहे थे जो इसी मोहल्ले में रहते हैं, मगर चचा ने मना कर दिया तो वो चले गए। लेकिन मुझे पता है माही बीबी, वो बहाना बनाकर कर रहे थे। वो अपने छोटू के पीछे खींचे हुए यहाँ तक चले आए हैं। आरफा ने बाहर अम्मा और चचा की बातें सुन ली थी। चचा अम्मा को आदि के बारे में बता रहे थे। तभी आरफा ने माही को भी वही बताया था। माही बीबी, एक बात कहूँ आपसे? आरफा झिझकते हुए बोली, हाँ कहो। मेरोसा कुर्सी की बैग से सर टकाकर आंखें मोते हुए बोली, अगर आदल भाई आपको अपने छोटू को लेने आ जाए तो आप उन्हें सब सच बता देना और माफ कर देना, क्योंकि इन सब में उनका कोई भी कसूर नहीं है ना। वो तो इस वक्त मुल्क से भी बाहर नहीं थे, और फिर वो आपसे प्यार भी तो कितना करते हैं ना आपको। अभी आरफा की बात मुंह में ही थी कि मेरोसा जोर से चीख पड़ती, नहीं नहीं आरफा, क्या कह रही हो तुम? मैं उस शख्स को माफ नहीं करूंगी जिसने 2 साल पलट कर मेरी खबर नहीं ली। उस शख्स को माफ कर दूं जिसने महीने भर में मेरा इंतजार नहीं किया। वो शख्स मेरे घर से जाने के बाद 2 साल पहले ही मेरी शादी कर चुका है। 2 साल बाद दूसरी बीवी के होते हुए वो मुझे अपने साथ लेकर जाएगा। इससे बड़ा मजाक क्या होगा? तुम्हें क्या लगता है वो यहाँ पर मुझे ढूंढता आया होगा? नहीं, वो 2 साल बाद यहाँ पर अगर खैंजर चलाया है तो सिर्फ अपने बेटे, अपने खून की कशिश की वजह से। मेरी जगह तो वो 2 साल पहले ही किसी और को दे चुका है। और तुम कहती हो वो मुझसे प्यार करता है, मैं उसको माफ कर दूं, उसके साथ चली जाऊं? कैसे अरफा, कैसे? अगर तुम्हें मैं बोझ लगने लगी हूँ तो मैं आयस को लेकर यहाँ से हमेशा के लिए चली जाती हूँ, मगर खुदारा मुझे उस शख्स के साथ दोबारा जाने के लिए मत कहना। मिरोसा गुस्से से बोलती चली गई थी, मगर उसकी आखिरी बात पर आरफा जैसे तड़प कर आ गए थे। उसने अनजाने में मिरोसा के जख्मों को छेड़ दिया था। तभी अपनी जल्दबाजी पर वो शर्मिंदा से हो गए थे। नहीं नहीं माही बीबी, बाखुदा मेरा वो मतलब नहीं था, मुझे माफ कर दे माही बीबी। मैंने जाने अनजाने में आपका दिल दुखाया। प्लीज यहाँ से जाने की बात करके यूं हमें गैर ना बनाए। ये घर हमसे पहले आपका है। प्लीज ये बोझ वाली बात कहकर मुझे मेरी नजरों में ना गिराए। बोलते हुए आरफा रोने लगे थे, जिस पर मिरोसा को अपने लफ्जों और रवैये की संगीनी का एहसास हुआ था। उसने अपनी चेयर को आगे घसीटते हुए बेड पर बैठी आरफा को अपने साथ लगाया था। आई एम सॉरी आरफा, मैं कोई ज्यादा ही तलब हो गई थी, मुझे माफ कर दो। मिरोसा ने आरफा के आंसू पोंछते हुए कहा। वो खुद भी उसके साथ दोबारा से रोने लगे थे। मिरोसा की शर्मिंदा सी आवाज सुनकर आरफा ने धीरे से इसबाब में सांस लाते हुए मिरोसा के आंसू पूछे और हाथ से उसके होंठों को फैलाकर खुद भी उसके साथ साथ मुस्कुराने लगे थे। चाय तो बहुत ही मजे की बनाई है नाज भाभी ने। इफ्तार हुसैन चाय का पहला सिप लेते तौसीफी अंदाज में बोला था। हाँ, नाज चाय बहुत अच्छा बनाती है। मुदस्सर आलम, जो कि आलम चचा का बेटा और नाज भाभी का शोहरदा दोस्त, की तारीफ करता बोला।
तभी नाज भाभी आयत को गोद में लिए भी अंदर चली आई, जो हाथ बढ़ाकर मुदस्सर की गोद में जाने के लिए मचलने लगा था। पापा, मुदस्सर ने हाथ बढ़ाकर नाज की गोद में मचलते हुए आयस को लेकर बेसाता चुम्मा था। नाज आयस को मुदस्सर को देती चाय के बर्तन उठाकर चली गई थी। अरे मुदस्सर, तुम्हारे तो 2 बच्चे थे ना, ये तीसरा कब हुआ? इफ्तार हुसैन सुरख व सफेद गल्लू वाले आयस को देखते हुए बोला, जिसकी 6 रंग चमकीली आंखें बेहद खूबसूरत थे। अरे, ये मेरा बेटा नहीं है, ये मेरी ताई अम्मी जो नीचे रहती है ना, उनकी भतीजी का बेटा है। बेचारी बहुत ही मजबूर लड़की है। सास ने घर से निकाल दिया, शोहर ने पलट कर खबर नहीं ली और उसे निकालने के बाद दूसरी शादी भी कर ली। टांगों से माजूर भी हो गई, मोहल्ले के बच्चों को ट्यूशन देती है, बहुत मुश्किल हालात में है बेचारी, और साथ बेटे को भी पाल रही है। मुदस्सर दुखी लहजे में बोला था, जबकि इफ्तिखार गौर से आयस को देखते बागौर मुदस्सर की बात सुन रहा था। साथ ही उसके जहन में कुछ और भी सोच चलने लगे थे। यानी इस बच्चे की माँ के आगे पीछे कोई नहीं है, उसके माँ बाप के बीच भी अलग हो चुकी है। इफ्तिखारपुर सोचंदाज में आयस को देखता हुआ बोला, हाँ, उसकी माँ का ताई माँ के सिवा कोई नहीं है, और तुम कह सकती हो कि मेरोसा के शोर के साथ सेपरेशन भी तकरीबन हो ही चुकी है। मुदस्सर ने जवाब दिया, हाँ, गुड, यानी कि लाइन क्लियर है। इफ्तिखार सोचते हुए मुदस्सर को देखने लगा। मुदस्सर, तुम जानते हो मैं पिछले 10 साल से बच्चे के लिए कितना परेशान हूँ। अपनी बीवी और अपना दुनिया भर का इलाज मुआलिज करवा चुका हूँ, मगर अब तक अल्लाह का हुक्म नहीं हुआ। तुम ये भी जानते हो कि दौलत की मेरे पास कोई कमी नहीं है, मगर औलाद की दौलत से महरूम हो। यतीम खाने से बच्चा लेना चाहता, मगर उसके लिए बीवी राजी नहीं होती, इसलिए मेरे ज़हन में अभी एक ख्याल आया है। इफ्तिखार कुछ झिझकते हुए बोला, क्या ख्याल आया है? क्या कहना चाहते हो? इफ्तिखार खुलकर बोला। मुदस्सर नासमझी से दोस्त को देखने लगा। मुदस्सर, मैं ये कहना चाहता हूँ, किसी भी तरह ये बच्चा मुझे दे दो। ये कम से कम यतीम खाने के लावारिस बच्चों की तरह से तो बेहतर है। ये तुम्हारा रिश्तेदार है, तो उसके खानदानी होने में भी कोई शक नहीं है, और एक शादीशुदा जोड़े की औलाद है, इसलिए मेरी बीवी को भी इस वजह से कोई भी एतराज नहीं होगा। इफ्तिखार ने मिलजी लहजे में कहा था, जबकि उसकी बात सुनता मुदस्सर उसका मुतालबा सुनकर भड़क उठा था। क्या बकवास कर रहे तुम? दिमाग तो ठीक है ना तुम्हारा? कुछ भी बोले जा रही हो। ये बच्चा अपनी मजदूर माँ का इकलौता सहारा है, मैं उसे कैसे छीन लो? वो बेचारी फिर जिएगी कैसे? और तुम्हें क्या लगता है कि वो खुशी खुशी अपने हाथों से अपने जिगर के टुकड़े को तुम्हारे हवाले कर देगी? इफ्तिखार, पागल हो गए हो तुम, वो कभी नहीं मानेगी। मुदस्सर बरहमी से बोला था। इस बच्चे के बदले में मैं उसे बहुत सारा पैसा दे दूंगा मुदस्सर, उसकी उस बच्चे दोनों की जिंदगी संवर जाएगी, उसे जिंदगी भर कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और साथ ही इस बच्चे की भी बेहतरीन परवरिश होगी। तुम उसे समझाओ, अगर उसने अपना बच्चा मुझे दे दिया तो ये लाखों करोड़ों में खेलेगा, जबकि वो खुद माजूर दूसरों की मोहताज है। वो क्या दे सकेगी उसे? इफ्तिखार किसी भी कीमत पर मुदस्सर को मनाना चाहता था। दरअसल मसला उसकी बीवी में था, जो कि कभी मां नहीं बांध सकती थी, जबकि इफ्तिखार, जो कि मुदस्सर की तरह एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता था, वो अपनी करोड़पति बीवी को सिर्फ औलाद ना पैदा करने की वजह से नहीं छोड़ सकता था, ना ही दूसरी शादी कर सकता था। उसने लालच की वजह से ही अपने से 10 साल बड़ी उम्र की एक बेवा करोड़पति औरत से शादी की थी। औलाद की चाह दोनों को थी, लेकिन उसकी खानदानी बीवी किसी जितनी बच्चे का गोद लेना नहीं चाहती थी, मगर फिर भी इफ्तिखार मिरोसा नहीं मानेंगे। वो अपने बेटे से बहुत ही प्यार करती है, और खुद ताई जान और उनकी बेटी आय से बहुत ही अटैच्ड है। वो लोग उसको कभी भी खुद से दूर नहीं जाने देंगे। मुदस्सर अब भी मुतामिल था, और अगर उनको बिन बताए ही हम इस बच्चे को अपने साथ ले जाएं तो? इफ्तिखार आपके बार इधर उधर देखता धीमी आवाज में बोला था। देखो मुदस्सर, बुरा मत माना, मगर इतने साल से दियारे घर में जूतियां चटाने के बाद भी आज तुम अपना घर का तक नहीं बना पाए। बीवी बच्चों की जिम्मेदारी के साथ माँ बाप का भी साथ है, फिर कल को ये बच्चे बड़े होंगे, उनका मुस्तकबिल क्या होगा? एक मजदूरी पेशा बाप और किराए का घर, ये इन बच्चों की पहचान होगी? क्या तुम नहीं चाहते कि तुम्हारे बच्चे अच्छे तालीमी अदारे में पढ़े, अच्छी महंगी गाड़ियों में घूमे, उनकी जुबान से निकलते ही तुम उनकी हर ख्वाहिश पूरी कर सको? इफ्तिखार ने मुदस्सर की जागती हुई आंखों से सहाने हवाब दिखाने शुरू कर दिए थे। कौन बाप ऐसा नहीं चाहेगा इफ्तिखार? मुदस्सर पस्त आवाज में बोला। तो कर लो अपनी चाहत पूरी, उसके लिए गोल्डन चांस मैं तुम्हें दे रहा हूँ। जो पैसा इस बच्चे के बदले में उसकी माँ को देना था, उसे डबल मैं तुम्हें देने को तैयार हूँ। बहुत ख्वाहिश है ना तुम्हें अपना बिजनेस स्टार्ट करने की, तो स्टार्ट करो, पैसा मैं तुम्हें दूंगा, वो भी मुंह मांगा। इफ्तिखार ने मुदस्सर की असल कमजोरी पकड़ ली थी। तुम सच कह रहे हो इफ्तिखार? मगर उसकी माँ राजी नहीं होगी इफ्तिखार? मुदस्सर इफ्तिखार की ऑफर सुनकर बेयकीनी से बोला था, मगर वो जानता था कि मेहरोसा अपने बच्चे को कभी भी नहीं बेचेगी। तभी आखिर में उसके लहजे में मायूसी उतर आई थी। तो उसकी माँ की रजामंदी ले कौन रहा है? तुम खामोशी से बिना उसकी माँ को बताए चुपचाप इस बच्चे को मुझे सौंप दो, बदले में मुंह मांगा पैसा मैं तुम्हें दूंगा। आपके इफ्तिखार ने मुदस्सर की बोलती बिल्कुल बंद कर दी थी। माँ को बिना बताए
یعنی کڈنیپنگ؟ مدثر کے دل میں افتخار نے لالچ تو ڈال دیا تھا مگر وہ پھر بھی ہچکچا رہا تھا. ہاں بالکل, تم اس بچے کو میرے حوالے کر دو, بدلے میں مجھ سے پیسہ لو اور اپنی خواہشات پوری کر لو. اس بچے کی غریب معذور ماں اور تمہاری بیوہ تائی 2 دن بلبلا کریں گے, پھر رو دو کر خود ہی خاموش ہو جائیں گے. افتخار لاپرواہی سے بولا. لیکن اگر انہوں نے پولیس کو بھی بیچ میں انوالو کر لیا تو؟ مدثر نے اندیشہ ظاہر کیا. ڈونٹ وری, وہ سب میرا درد ہے سارا, تم بس میرا کام کر دو اور پولیس کا پنگا ہوا بھی تو میں تم اپنا منہ بند رکھنا, باقی میں دیکھ لوں گا. افتخار نے مدثر کو پوچھنا شیشے میں اتار لیا تھا جو اب سوچ نگاہوں سے فرش پر کھیلتے آئس کو دیکھنے لگا تھا, جو ان دونوں کی پلاننگ سے انجان نیچے بیٹھا مدثر کے بیٹے کو ٹوائس کار سے کھیل رہا تھا. شام کے فنکشن کے لیے وہ روحا سے تیار ہونے کا کہنے ان کے روم میں آئی تھی, مگر اندر روحا واش روم میں تھی. ابھی وہ دونوں دوسرے سے باتیں کرتے روحا کے باہر آنے کا انتظار کر ہی رہی تھی کہ باتھ روم کے اندر روحا کی چیز سنتے وہ دونوں اٹھ کر اندر بھاگے تھے. جہاں پر روحا اندر باتھ روم کے فرش پر گری پڑی تھی, وہ لپک کر روحا کے پاس گئی تھی. انہیں بامشکل سہارا دے کر اٹھایا تھا. او روحا, یہ کیا کر لیا آپ نے, کیا زیادہ تکلیف ہو رہی ہے؟ عائشہ اور سنم ہائی ہائی کرتی روحا کو پکڑ کر واش روم سے باہر لائے تھے. سنم, ہمارا ٹانگ خدارا بہت درد ہے, عثمان کو بلاؤ عائشہ, وہ ہم کو ڈاکٹر کو دکھا کے لائے گی. روحا درد سے کراتے ہوئے بولی. ہاں ہاں روحا, پریشان نہ ہو, میں عثمان کو بلاتی ہوں. عائشہ عثمان کو بلانے باہر دوڑتی اور کچھ ہی دیر میں گھبرایا ہوا عثمان اندر آیا تھا. اس نے روحا کو درد سے کراتے ہوئے دیکھ کر فوراً ڈاکٹر کو بلایا. عثمان کے ساتھ ہی گھر میں جس کو روحا کے گرنے کی پتہ چلا تھا ان کے روم میں چلایا تھا اور کچھ ہی دیر میں پورا گھر روحا کے بیڈ کے گرد اکٹھا ہو گیا تھا. ڈاکٹر نے روحا کے چیک اپ کے بعد ان کے پیر میں مائنس فریکچر بتایا تھا اور انہیں بیڈ سے اترنے کے لیے بالکل منع کر دیا تھا, جس پر عائشہ اور سنم بے حد پریشان ہو گئے تھے. میں اور سنم آج روحا کے پاس رکیں گے, بارات کے فنکشن میں تم چلے جانا عثمان. عائشہ روحا کو دیکھ کر بولتی جس کے چہرے پر درد بڑے تاثرات پھیلے ہوئے تھے. ارے واہ, ایسے کیسے عائشہ, تم ان کی وجہ سے اپنی بہن کی شادی چھوڑ دو گی؟ ان کے پاس ان کے بیٹے کو رکنا چاہیے نہ کہ تمہیں. سنم کو بڑے بےمعنی منہ بناتے ہوئے بولتی. ہاں اور کیا, ایک نوکرانی کے لیے اتنا بھی کیا پریشان ہونا؟ نعمان اپنی حبیس نظر سے عائشہ کو دیتے ہوئے لاپرواہی سے بولا, جبکہ روحا اور عثمان کا چہرہ ان کی بات پر تیزی سے پھیکا پڑا تھا. مائنڈ یور لینگویج نعمان بھائی, روحا میری خالہ ماما کی بڑی بہن ہے, اس رشتے سے ہماری خالہ, اس لیے ان کے لیے زبان سنبھال کر بات کرے, ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا. نعمان کی بات سن کر عائشہ بڑھ کر بولے. کوئی بات نہیں عائشہ, یہ ٹھیک کہہ رہی ہیں, تم اور ثنا فنکشن میں جاؤ, میں روحا کے پاس رکوں گا. عثمان نے تیزی سے بات سنبھالی تھی کیونکہ وہ عائشہ کو جانتا تھا وہ غصے میں آؤٹ آف کنٹرول ہو جاتی تھی, اور پھر اس سے پہلے کہ وہ نعمان کی مزید طبیعت صاف کرتی عثمان فوراً بیچ میں بول پڑا تھا. لیکن عثمان, عائشہ نے بولنا چاہتا مگر عثمان نے اسے بیچ میں ٹوک دیا. پلیز عائشہ, میں سر سے بھی بات کر لوں گا, بس تم ثنا کا خیال رکھنا. عثمان نے التجا کرتے ہوئے عائشہ کو کنونس کر لیا تھا. روحا نے بھی ملتجی نظروں سے عائشہ کو دیکھا تھا, جس پر وہ صبح میں ساحل لاتی خاموش ہو گئے تھے. ٹھیک ہے عثمان, بس تم روحا کا خیال رکھنا. عائشہ روحا کا ہاتھ تھامتی ہوئی بولتی. چلو بیٹا, پھر چل کر تیاری کرو, نبیلہ بھی پارلر سے آ رہی ہے, تمہاری بیوٹیشین بھی آتی ہوگی, تیاری کرو, 7 تو بج ہی گئے ہیں. ہوٹل بھی پہنچنا ہے. بڑی ممانی جو کہ عائشہ کے بڑک کر بولنے پر اشارے سے بیٹے کو خاموش کراتی باہر جا چکی تھی. عائشہ کے سر پر ہاتھ پھیرتی مصنوعی لگاوٹ سے بولتی. ورنہ تھا تو یہ تھا کہ انہیں جو یہ خود سر بدتمیز مہنوس لڑکی بچپن سے ایک آنکھ نہیں باتی تھی, مگر اس وقت اس کے ذات سے جڑی ہوئی دولت کی چکا چوند اور ساتھ ہی ان کے بیٹے کی عائشہ سے شادی کی رٹ نے انہیں اپنے چہرے پر یہ مصنوعی نقاب پہننے پر مجبور کر دیا تھا, جبکہ ان کے دل میں عائشہ کے لیے کیا کچھ تھا یہ بات عائشہ اچھی طرح جانتی تھی. پھر بھی اسباب میں سائل لاتے ہوئے سنم کو ساتھ لیے ہوئے تیار ہونے کے لیے چلی گئی. بلیک اور بلو شیڈڈ ٹیکٹو میں بالوں کو جیل سے پیچھے کی طرف سیٹ کیے. اس نے ہمیشہ کی طرح چھوٹی سی پونی میں قید کر لیا تھا. آگے سے اس کے لیئرز میں کٹے بالوں کی چھوٹی لٹیں پریشانی کے اطراف میں گر رہے تھے. اپنی چھا جانے والی پرسنالٹی کے ساتھ ہی وہ اتنا ہینڈسم لگ رہا تھا کہ اندر دال ہوتے رکیم کی نظر جب اس پر پڑی تو وہ بے سادہ ٹھٹک کر اپنی جگہ پر رک گیا, جبکہ فہیم آئینے میں خود پر ایک آہری اور تنقیدی نگاہ ڈالنے کے بعد مطمئن ہوتا ہوا اپنا سیل فون اٹھا کر رکیم کا نمبر ڈائل کرنے لگا تھا. مگر سامنے کھڑے رکیم کو دیکھ کر وہ اپنا فون رکھتا اس کے سامنے جا کر کھڑا ہوا. کیسا لگ رہا ہوں؟ اس نے رکیم کو دیکھ کر سنجیدگی سے پوچھا. آج اس کی گہری خوبصورت سبز آنکھوں میں ہمیشہ کی والی شرارت مفقود تھی اور وہی عجیب سی چمک پھیلی تھی جو کہ رکیم نے اتنے سال بعد دوبارہ دیکھی تھی. کیا کرنے والا ہے تم فہیم؟ دیکھ مجھے بتا دے, کیونکہ میں تجھے وہ سب نہیں کرنے دوں گا جو غالب نے سفین کے ساتھ کیا. رکیم نے فہیم کے سنجیدہ صورت دیکھتے ہوئے اسے وارن کیا تھا, جو کہ سکون سے اپنے اوپر دوبارہ پرفیوم اسپرے کر رہا تھا. یار تجھے کیا لگتا ہے کہ میں اتنا بیوقوف ہوں؟
सफीन हालिब की बीवी है, लेकिन आशा मेरी बीवी नहीं है जो मैं उसके साथ ऐसी वैसे जुसात कर सकूं। और फिर मेरे डैड मामू जान की तरह काइंड हार्टेड भी नहीं है। मामू जान ने तो फिर भी सिर्फ कोड़े मारकर हालिब को बख्श दिया था, मगर मेरे डैड बिना कोई भी बात सुने मुझे सीधा गोली मार देंगे और मैं बिना आशा को सबक सिखाए इतनी जल्दी ऊपर जाना नहीं जाता। सो डोंट वरी राकीब, मेरे दिल में आशा की मोहब्बत का जज्बा बदले के जज्बे से कहीं ज्यादा ऊपर है। फहीम ने अपने सूट की अनदेखी सिलवटें जाते हुए अपने पीछे खड़े हुए रकीम से कहा, जबकि रकीम उसकी वजाहत पर कुछ पुरस्कुन हो गया था। चल अब जल्दी से रूहान से बोल निकलेंगे करें। फहीम बोलता हुआ रकीम का हाथ पकड़कर बाहर निकलने लगा था। रुक, पहले बता मैं कैसा लग रहा हूँ। रकीम को अपनी फिक्र हुई थी। आज वो पहली बार इस तरह सज धज कर सनम के सामने जा रहा था। वो इतना हैंडसम लग रहा था कि आज उसे सनम उसको देखकर हमेशा की तरह नजरअंदाज कर देती तो शायद रकीम शाह के साथ पूरी जिंदगी किसी को तहसीन ना कर पाती। ये फहीम का ख्याल था। बहुत हैंडसम लग रहा है, बस दुआ कर सनम तुझे इग्नोर करके ना चली जाए। उसने सफीन जैसी शक्ल तो पा ली है, मगर दिल पत्थर का लेकर घूमती है। फहीम अपने सामने खड़े रकीब को सरता पैर देखता हुआ बोला। उसकी बात सुनकर रकीब का चमकता हुआ चेहरा लम्हों में बुझ कर रह गया था। वो मेरे साथ ऐसा क्यों करती है यार, मैं उसे दीवानों की तरह चाहता हूँ और वो है कि मुझे देखकर ऐसे नजरअंदाज कर देती है जैसा मेरा कोई वजूद ही ना हो। रकीब ने उदासी से कहा, हाँ तू तो भी गरीब गाय की तरह उसके सामने गर्दन झुकाकर ना खड़ा हो जाया करना। उसकी आंखों में देखकर कॉन्फिडेंटली बात किया करता। उसे एहसास होता कि तेरा भी वजूद है। जब तक उसे अपने होने का एहसास नहीं दिलाएगा वो तुझे ऐसे नजरअंदाज करती रहेगी। फहीम ने रकीब के कोट की नादीदा गिर्द झाड़ते हुए उसे नसीहत से नवाजा और सीने उतरता हुआ नीचे चला गया। पीछे खड़ा रकीब जो कि पुरसोच अंदाज में फर्श को घूरते हुए फहीम की नसीहत पर अमल करने की सोच रहा था। फहीम के जाते गहरा सांस पड़ते खुद को भी उसके पीछे सीने उतरता चला गया, जहाँ नीचे पॉर्टिकोर में रेहान और उन दोनों का इंतजार कर रहा था। इफ्तिहान मदरसा के दरदमा में पैसे का जो लालच डाला था उसने उसको सोचने समझने की सलाहियत को बिल्कुल खत्म कर दिया था। परसों रात इफ्तिहार के जाने के बाद से वो इसी के बारे में सोच रहा था। कई बार जमीन की पुकार ने उसको रोका भी था, मगर दिमाग में सवार लालच की शैतान ने खामोशी से जमीन की आवाज को गला घोंट दिया था। उसने सोच लिया था कि वो चुपचाप आयस को मिरोसा से छीन कर इफ्तिहार को दे देगा। इसीलिए अपने इरादा को पाया तकमील तक पहुंचाने के लिए वो कल सुबह से ही हलीमा भी आरफा और मिरोसा के मामला पर नजर रखे हुए था, ताकि सही वक्त और मौका मिलते हुए अपना काम कर सके। कल उसका पूरा दिन यही प्लानिंग करते हुए गुजर गया था कि किस तरह वो आयस को मिरोसा और बाकी सबकी नजर से बचाकर इफ्तिहार के हवाले कर सके। उसके लिए उसने सारा दिन नीचे वालों के मामला देखने के बाद आखिरकार एक प्लान बना लिया था, जिसके लिए उसे आज रात होने का इंतजार करना था और फिर सारा दिन निकलने के बाद रात का पहला पहर भी शुरू हो गया था। हालांकि दिन में कई बार आयस नाज की गोद में चढ़ा ऊपर भी आया था। वो पापा पापा करता हुआ मदरसा की गोद में चढ़ गया था। मदरसा भी उसे बिना किसी तासर के पहले की तरह प्यार करता उसके साथ खेलता रहा। उसने नाज या अपने माँ बाप को अपने इरादों की जरा से भी भनक नहीं लगने देती थी। मदरसा इस मामले में अपने माँ बाप या अपनी जज्बाती बीवी को बिल्कुल भी इन्वॉल्व नहीं करना चाहता था, क्योंकि उसके माँ बाप के सिवा नाज भी आरफा मिरोसा से बहुत ही ज्यादा अटैच थी। अगर उसे मुतासिर की प्लानिंग या उसके इरादों का जरा से भी खबर होती तो वो कभी भी अपने शोहर को इतनी गिरवी हरकत नहीं करने देती और हंगामा खड़ा कर देती। मदरसा का अपना बिजनेस करने का ख्वाब शुरू से पहले ही खत्म हो जाता, इसलिए वो अपने प्लान में शामिल करने का रिस्क नहीं ले सकता था। वो बाहर सब्र के साथ अब रात का इंतजार कर रहा था। ये गर्मी के दिन थे तो नीचे कमरों में रात के वक्त शदीद गर्मी और हबस हो जाता था, जिसकी वजह से आरफा रोज एक के बाद एक मिरोसा और हलीमा बी को सहारा देते हुए ऊपर के पोर्शन में बनी छत पर लेकर आती थी। ये छत दरअसल बरामदे के आगे बड़ा सा फैला हुआ आंगन का हिस्सा था, जहाँ रात को आंगन में भाभी आरफा लोगों के अलावा अपनी सास के लिए भी पलंग बिछा देती थी, जबकि उनके खुद के रूम में एसी था तो वह बच्चों और शोर के साथ अपने रूम में सोते थे। हलीमा भी मिरोसा और आरफा की वजह से आलम चाचा अपने ही रूम में लेट जाते थे। अब भी मदरसा अपने रूम की खिड़की में खड़ा इसी इंतजार में था कि जब सब लोग सोएं और वो ऊपर आए और कुछ घंटों के इंतजार के बाद वो अपने बनाए हुए मनसूबे के तहत वो अपना काम अंजाम दे सके। फिर उसे इंतजार करते कोई 10 मिनट ही हुए थे कि तभी आरफा उसे सीढ़ियों से ऊपर आती दिखाई दी, जो कि मिरोसा को सहारा देती ऊपर लेकर आए थे। मिरोसा को ऊपर लाकर पलंबा बिठाने के बाद अब वो दोबारा नीचे चली गई थी। मदरसा को पता था कि वो आरफा पहले आयस को ऊपर लाएगी और फिर हलीमा बी को। वही हुआ था, वो पहले आयस को ऊपर लाई थी और नाज भाभी को आवाज देकर आयस उनको थमाया था और फिर दौड़कर हलीमा बी को लाने नीचे चली गई थी। मदरसा को अब अपनी सोची प्लानिंग पर अमल दरामद करना था। तभी वो सीधा बाहर मिरोसा के पास खड़ी नाज के पास पहुंचा था, जो आयस को गोद में लिया मिरोसा से बातें करती। तभी तक आरफा हलीमा बी को सहारा देकर ऊपर ले आई थी। मदरसा नाज की गोद से आयस को लेता सामने वाले पलंग पर बैठा सबके साथ बातों में मशगूल हो गया था। सबके अलावा वो अपनी गोद में मौजूद आयस से भी बातें करता। वो सबको ये तासत देना चाहता था
जैसे वो आयस के बहुत ज़्यादा करीब है ताकि कल को उस पर किसी किस्म का शक ना किया जाता। कुछ ही देर बाद आलम साहब और आमना बेगम के आ जाने पर यह महफिल काफ़ी देर जमी रहती। वो लोग देर तक एक दूसरे से बातें करते रहते। फिर एक एक करके सब पर नींद ने गुलपा आना शुरू कर दिया था। आयस काफ़ी देर पहले मुदस्सर की गोद में सो चुका था। सब लोग अपनी अपनी जगह पर सोने लेट चुके थे। मुदस्सर भी आयस को मिरोसा के पलंग पर लटाता बज़ाहिर सबके सामने ही उठकर कमरे में सोने के लिए आ चुका था, मगर नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थे। जबकि नाज और बच्चे बहुत देर पहले सो चुके थे। रात का तीसरा पैर शुरू हो चुका था। जब फोन पर टाइम देता वह किसी को मैसेज करने लगा, दूसरी तरफ से ग्रीन सिग्नल मिलते वो दब्बे पहुंच चलता वह अपने रूम से बाहर निकला था। बाहर आकर उसने बार बार एहतियात सबके पलंगों पर नजर डाली थी। हलीमा भी के जोरदार हराटों की आवाज उनके शदीद नींद में होने की निशानदेही कर थी। उसके साथ वाले पलंग पर आरफा लेटी हुई थी, जबकि उसके बराबर में मिरोसा आयस की तरफ पीठ किए हुए करवट के बाद सो थी। मुदस्सर धीरे धीरे चलता हुआ सराहने वाले हिस्से पर पहुंचा था और होले होले आगे सिरकते हुए उसने एहतियात से सोए हुए आयस को उठा लिया था। तभी आरफा ने नींद में बबड़ाते हुए करवट ली थी। मुदस्सर जल्दी से पीछे हुआ था। कुछ देर ऐसी खामोशी से खड़े रहने के बाद वो आयस को लिए तेजी से सीढ़ियां तय करता हुआ नीचे वाली बाहर दरवाजा तक पहुंचा था और ऐसी से बिना आवाज की कुंडी खोलता बाहर निकल गया था, जहां पर मोहल्ले के बाहर खड़ी सफेद गाड़ी में बैठा शख्स बेचैनी से पैसों के साथ ही उसका इंतजार कर रहा था।